हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो फेस टू फेस। फ्रेंड्स, महिला सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली में महिला सुरक्षा के जैसे हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के और महिलाओं के सुरक्षित होने के। तो दिल्ली में महिला सुरक्षा के क्या हालात हैं, आइए खुद जानते हैं DCW की चेयरमैन स्वाति मालीवाल जी से। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फेस टू फेस में। नमस्ते। तो सबसे पहले स्वाति जी, आपसे जानेंगे कि 2 साल हुए आपने कार्यभार संभाला, किस तरह के चैलेंजेस आपको आए और कैसा रहा आपका टेन्योर? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे किटी पार्टी जैसा माहौल था, क्योंकि स्टाफ नहीं था। जो पुराने चेयरपर्सन हैं, पता चला उन्होंने 8 साल में एक केस करा है। तो अगर आप 8 साल में एक केस करोगे तो समझ सकते हैं कि किस तरीके का एक यहाँ पे माहौल होगा। बहुत ही ख़राब माहौल था, उसको बदलना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो पिछले 1 साल में हमने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी काम करने की कोशिश करी है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट दिल्ली महिला आयोग इस देश का पहला आयोग है और आई थिंक आखिरी आयोग है अभी तक जो कि सैटरडेज़ को भी ऑफिशियली फंक्शनिंग है। मतलब छुट्टी वाले दिन भी आपने वर्किंग बना दी क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा आ रहे थे जिस तरीके जी, केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम 1 साल के आंकड़े डिस्कस करें तो पिछले 1 साल में 12,000 केसेस की सुनवाई कमीशन में हुई है। 3.25 लाख कॉल्स हमारे को 181 हमारी हेल्पलाइन है उसके ऊपर आए हैं। 7500 विजिट्स हमने करी हैं। 5500 कोर्ट्स में, मतलब 5500 केसेस, कोर्ट केसेस में, हियरिंग्स में हमने असिस्ट करा है सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स को। 1869 केसेस में हमने काउंसलिंग सेशंस करे हैं और सरकारों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 55 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस हमने दी। मतलब पूरे 2 साल में ये सारा टेन्योर है, जहाँ पिछले 8 साल में इतना खास काम जैसे आपने बताया कि हो नहीं पाया था और 2 साल में इतने सारे केसेस आपने हैंडल किए। 1 साल का डेटा है। 1 साल का डेटा है। और जो केसेस आपने बताया कि हियरिंग्स कोर्ट में होती हैं, आप खुद भी उन हियरिंग्स में जाती? जी, काफ़ी हियरिंग्स में जब ज़रूरत पड़ती है, जब ज़रूरत लगती है तो मैं भी जाती हूँ। बट हमने एक टीम सेटअप करी है क्योंकि स्वाति जय हिंद सब जगह नहीं जा सकती, तो एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरी टीम सेटअप करी है। 50 से ज़्यादा NGOs हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टली काम कर रहे हैं। हमने स्टाफ अपॉइंट करा है, एक सिस्टम बनाया है और मकसद ये है कि जो लड़की यहाँ तक आती है या जो लेडी हमें फ़ोन भी करती है तो उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। बिकॉज सच्चाई ये है कि दिल्ली में इस वक्त 6 रेप हर दिन हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं। मैं तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। मैं भी अगर रात में 10 बजे निकलती हूँ सड़क पे अकेले तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ भी हो सकता है। और मेरी मदर मुझे कम से कम दिन में 3 बार फ़ोन करती हैं और पूछती हैं कि बेटा खाना खा लिया। मुझे पता है कि वो बेटा खाना खा लिया करने के लिए नहीं फ़ोन कर रही है, भगवान की दया से अच्छी खासी मेरी सेहत है। वो मुझे इसलिए फ़ोन करती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने उस डर के ऊपर अभी भी काबू नहीं कर पाती। उनको बस खाने के बहाने ये पता करना होता है कि मैं सेफ़ हूँ या नहीं। और ये सिर्फ मेरी मदर का हाल नहीं है, दिल्ली में सारी माएँ ऐसे ही व्यवहार करती हैं। क्योंकि सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है दिल्ली जैसे बड़े शहर में। जैसे आपने बताया कि पर डे 6 रेप्स के केसेस आते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ, बच्चियाँ बाहर वाले शहरों से भी आती हैं, जैसे नोएडा सटा हुआ है, दिल्ली है, गाज़ियाबाद, यहाँ से बच्चे आते हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए, काम करने के लिए आते हैं। कई बार उनके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है। तो DCW का इसमें अगर रोल देखा जाए तो हैपनिंग क्योंकि दिल्ली में हुई है तो DCW उनके लिए भी कार्य करने में रिस्पॉन्सिबल रहता है या फिर दे हैव टू गो टू देयर ओन? नहीं, जो भी दिल्ली में कुछ भी अगर गलत होता है तो उसके ऊपर दिल्ली महिला आयोग का अधिकार है उस पर काम करने का। और अगर वो महिला कहीं और की भी है पर दिल्ली में उसके साथ कुछ गलत होता है तो बिल्कुल अधिकार है। यहाँ तक कि हम ये नोटिस कर रहे हैं कि 181 जो हमारी हेल्पलाइन है उसके ऊपर बहुत लोग हरियाणा से भी, यूपी से भी, आसपास के इलाकों से वहाँ पे आते हैं, दिल्ली आते हैं स्पेशली, और फिर दिल्ली में 181 नंबर पे फ़ोन करते हैं जिससे कि हमारी उनको मतलब तुरंत हेल्प मिले और लड़ने लगते हैं हमारी टीम के साथ कि नहीं, हम तो, जब हम उन्हें कहते हैं कि नहीं ये तो घटना भी यूपी की है और आप भी यूपी के हैं तो हम आपकी, मतलब हमारे पूरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। पर काफ़ी बार हमने ये देखा है कि वो लड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं आप ही कराइए, और हम उनकी मदद भी करते हैं क्योंकि जब किसी के साथ समस्या है तो हम उनको ये कह के टाल नहीं सकते कि जी आप तो केरला के हैं, आप तो रोहतक के हैं। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हम फ़ोन करें। हम नोटिस नहीं इशू कर सकते, फ़ोन तो कर सकते हैं। तो हम ऐसे सारे केसेस में फ़ोन भी करते हैं और काफ़ी लोगों के हमने इस तरीके से मदद
मदद करी। यही बहुत बड़ी हेल्प हो जाती कि फ़ोन करके आप सामने वाले की बात सुन ले, उनके लिए ये बहुत तसल्ली वाली बात हो जाती। जी वो भी है, प्लस अगर सपोज पुलिस की कोई समस्या है और वहाँ के एसपी से अगर मैं बात कर लेती हूँ या हमारी टीम के सीनियर लोग बात कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि काफ़ी बार वहाँ पे जो मदद उनको मिल जाती है। तो हम किसी को सिर्फ इस कारण से एक अमानवीय तरीके से हम फंक्शन नहीं करते हैं कि क्योंकि आपका यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। अगर कोई भी आता है हमारे से मदद मांगता है तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। चलिए, मदद की बात हो रही है यहाँ पर। डीसीडब्ल्यू में जैसे कंप्लेंट्स आती हैं, क्या प्रोसेस है, उनको कैसे फॉलोअप किया जाता है, कैसे जो पेन डाउन होती है एक कंप्लेंट और कैसे कैसे वो फॉलोअप हो के पूरे निष्कर्ष तक पहुँचते, और कितना टाइम जो है एवरेज लगता है एक कंप्लेंट की हेयरिंग में? एक्चुअली क्या है कि पहले हम ये सिस्टम, मैंने यहाँ पे जब आई तो मैंने फाइल्स पढ़ी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 6 महीने तक एक केस पेंडिंग रहता था और उसकी पहली सुनवाई भी 6 महीने में नहीं होती थी, और 6 महीने के बाद हम लेडी को कहते थे कि आपका काम हम नहीं कर सकते, आपको फलां कोर्ट में जाना है। तो अब वो सिस्टम हमने पूरी तरीके से बदल दिया है। हमने एक हेल्प डेस्क सेटअप करा है डीसीडब्ल्यू में। आप जैसे ही एंटर करेंगे सबसे पहले आपको एक हेल्प डेस्क मिलेगा। इसको हमारी एक तेज़ाब से पीड़ित एक लड़की थी जो कि उसने फाइट करा, वो इसको लीड करती हैं। तो जब सबसे पहले कोई लड़की या लेडी हमारे यहाँ पे आती है या कोई कंप्लेंट हमारे पास पोस्ट के थ्रू आती है या ईमेल के थ्रू आती है, तो उसको ये पूरी टीम स्टडी करती है, उस लेडी से फेस टू फेस बात करती है और उनको समझाया जाता है कि ये केस हम इतने समय में कर सकते हैं, ये केस में हम शायद कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। इस केस में जैसे कोई महिला लेकर आती है कि जी पानी की नहीं आ रहा मेरे घर में, अब पानी की समस्या तो दिल्ली जल बोर्ड सॉल्व कराएगी, तो हम उसको उसी वक्त बता देते हैं। तो पहला एक्शन हमारे कमीशन में 72 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चलती है, और वो इसलिए चलती है क्योंकि हम जब तक उस लड़की को जस्टिस नहीं मिलता तब तक उसका हम चाहते हैं कि हम उसका हाथ ना छोड़ें। अब जैसे अगर कोई घरेलू हिंसा की कंप्लेंट लेकर हमारे पास आते हैं तो हम उनकी पहली 2-3 हियरिंग तो जल्दी से 1-2 महीने में कर देते हैं। उसके बाद वो केस अगर वो तब भी नहीं सुलझता तो फिर वो या तो हम पुलिस को भेजते हैं या कोर्ट को भेजते हैं, उस पर भी हम केस बंद नहीं करते हैं। फिर हम उनकी मदद इस तरीके से करते हैं कि पुलिस से अगर वो संतुष्ट नहीं है या कोर्ट के पास जो हमने उनको मुफ्त का वकील प्रोवाइड कराया उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो वो हमारे पास वापस आ सकें। तो इस तरीके की हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम उसका हाथ पकड़ के उसके साथ उसकी लड़ाई में हम शामिल हो सकें। क्राइम की अगर बात करें, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, तो बहुत सारे केसेस हैं। डॉरी के केसेस आते हैं, एसिड अटैक की अभी आपने बात करी, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, या फिर वर्क प्लेस हरासमेंट के केसेस आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस क्या होती है जो डीसीडब्ल्यू में आते हैं? जी मेजॉरिटी तो घरेलू हिंसा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिल्ली है, 6 रेप दिल्ली में दिन के हो रहे हैं। आज ही आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा मतलब किस तरीके की स्थिति है। बवाना में 2 लड़कियों को रेप करके उनको वहीं पे छोड़ दिया, अभी वो हॉस्पिटल में है। तो इस तरीके की हमारे पास रोज़ केसेस ऐसे भी आते हैं। स्टॉकिंग के बहुत सारे केसेस आते हैं, लोग पीछा कर रहे हैं। साइबर क्राइम के भी केसेस अब काफ़ी आने लग गए हैं। कभी कोई बताता है कि फेसबुक पे थ्रेट मिला, कोई कुछ कहता है, तो इस तरीके के केसेस आते हैं। बट एक अधिकतम जो केस है वो घरेलू हिंसा के आते हैं। डिस्क्रिमिनेशन के भी केस आते हैं कि जी हमारे को मैटरनिटी लीव नहीं मिली, या हमारी कुछ बच्चियों के, जैसे पिछली बार केस आया था कि हम मतलब लड़कियां हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उनके जो टाइमिंग्स हैं वापस अपने हॉस्टल में आने के वो तो बहुत मतलब 6:30 बजे हो जाते हैं, और लड़के जो हैं उनके आते हैं 9:30 बजे। तो इस तरीके के भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन के भी बहुत केस। तो ऐसे केसेस में भी कि आप स्टेप फॉरवर्ड करती हैं कि टाइम मैनेजमेंट? जी बिल्कुल, मेरे को लगता है क्योंकि अगर आपकी हायर एजुकेशन ही अगर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करेगा, भेदभाव करेगा, तो फिर किस तरीके से आप इस देश को आगे लेकर जाने की बात करते हैं। अगर एक लड़की 6:30 बजे आती है, लड़की तो 6:30 बजे आ जाए और लड़का 9:30 बजे आए, क्यों भाई? इससे तो लड़के को भी 6:30 बजे करिए। जो अगर प्रोटेक्शन है तो फिर सबको इक्वल प्रोटेक्शन दीजिए। तो ये हमारा जो मानसिकता है, जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी, और वो भी अगर आप देखें हायर एजुकेशन में नहीं बदलेगी, तो फिर क्या बदलेगा? ऐसे कहीं ना कहीं मैसेज भी यही जाता है कि लड़कियों को जल्दी इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि माहौल अनसेफ है। तो वो मैसेज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बैठा रहता है कि आपको रात को बाहर नहीं निकलना है बिकॉज यू आर नॉट सेफ। जी बिल्कुल, और सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जिनको हमने नोटिस इशू करे हैं, काफ़ी उन्होंने अपने टाइमिंग्स बदले
बदले हैं, लेकिन कुछ ने हमें यही लिख के बोला है कि हमारा तो अनसेफ एरिया है। तो अनसेफ एरिया है तो आदमियों के लिए भी तो अनसेफ एरिया है, उनको भी बुला लो, उनको तो पूरी छूट है, लेकिन लेडीज़ की कभी छूट नहीं हो पाती है। तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के केसेस में भी हम लोग इंटरफेयर करते हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे भी हम जानते रहेंगे स्वाति जी से कि किस किस तरह से उन्होंने कोशिश की है दिल्ली के माहौल को सुधारने की, महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मुगलों की कहानी महाभारत की दास्तां है पुरानी, इतिहास की हर निशानी जहां, संस्कृतियों के संगम की छटा सुहानी यहाँ, तरक्की की जिसमें भरी है रवानी, वक्त के साथ कदम मिलाती दिल्ली, गौरव मेरा है मेरे देश की राजधानी, राजधानी के हर रंग माई सिटी के साथ। वेलकम आफ्टर द ब्रेक फ्रेंड्स, फेस टू फेस देख रहे हैं आप और दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन स्वाति मालीवाल जी आज हमारे साथ हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर बातें हो रही हैं और अब बात करते हैं एक अहम मुद्दे की, डॉरी। डॉरी एक ऐसा मुद्दा है जिससे ऑलमोस्ट 70% जो महिलाएं हैं वो प्रताड़ित होती हैं। तो डॉरी के जो केसेस आते हैं उनको आप किस तरह से हैंडल करती हैं, कैसे काउंसलिंग करती हैं? जी, अलग अलग तरीके के केस आते हैं। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, एक केस में मुझे अभी एकदम याद आया क्योंकि अभी हम हेल्प डेस्क की बात कर रहे थे। एक लड़की का हमारे पास फ़ोन आया और हमने उसको अपने यहाँ पे बुलाया, तो उसने बताया कि उसकी शादी फिक्स हो गई थी, सब कुछ हो गया था, सारा सगन सब कुछ लेना देना जो भी होता है हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला, ससुराल वालों से एक मैसेज आया कि हमें 80,000 रुपये चाहिए और इस तरीके की गाड़ी चाहिए। तो उसके ऊपर उस लड़की को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी और अब मैं ये शादी नहीं करूंगी और मैं सबक सिखाऊंगी। वो पूरी जगह पे घूमती रही कि किसी भी तरीके से कोई तो उसको मिले जो कि मदद कर सके, जिससे कि इस आदमी के ऊपर केस हो या कोई उसके ऊपर एक्शन हो, से कोई पनिशमेंट हो। कुछ नहीं हो पाया। फिर वो फाइनली हमारे पास आई और उसके बाद हमने अपनी पूरी टीम वहाँ पे भेजी, पुलिस में भेजी, और इतना सब कुछ होने के बाद केस भी हुआ और उस लेडी को वो पूरे के पूरे पैसे उस आदमी ने सारे के सारे वापस करे। एंड नाउ टुडे शी इज़ लीडिंग दी हेल्प डेस्क टीम ऑफ आवर कमीशन। तो जितनी महिलाएं आती हैं, ये और जो हमने बताया जो हमारी तेज़ाब से पीड़ित लड़की है, वो दोनों मिलकर उनको मतलब वो एक बहुत ही बड़ा दिलासा देती हैं। आइडिया ही हमारा ये था कि हेल्प डेस्क पे हम इस तरीके की लड़कियां बिठाएं क्योंकि उनको देख के दूसरों में हिम्मत आती है, खुद एग्जाम्पल बने। तो ऐसे डाउरी के केसेस इस तरीके से भी आते हैं। बहुत ही दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में महिलाओं को दहेज की वजह से जला दिया जाता है। हम हर महीने कुछ केसेस ऐसे देख रहे हैं दिल्ली में। मेरे हिसाब से इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। फिर हम पुलिस के साथ काफ़ी बार इसके बारे में हमारी गहमा गहमी भी हो जाती है। कभी कुछ अच्छा काम होता है, कभी नहीं हो पाता है। जब नहीं होता है तो हम नोटिस इशू करते हैं। पिछले 1 साल में दिल्ली पुलिस को दिल्ली महिला आयोग ने 3500 नोटिस इशू करे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली क्या देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पर लड़कों को नाजायज़ फंसाया जाता है। तो आपके सामने कोई ऐसा केस आया, और अगर आया तो आपने किस तरह से उसको हैंडल किया? जी, ये केसेस आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि अगर ऐसा होता कि हर महिला जो बात कह रही है वो बिल्कुल सच है तो फिर तो कोर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं होती। कोर्ट्स की ज़रूरत ही ये है कि एविडेंस को देखना पड़ता है और हर चीज़ की सच्चाई उसकी बिल्कुल तह तक पहुंचना पड़ता है। इसमें कोई सच्चाई, इसमें कोई झूठ नहीं है कि इस तरीके के केसेस आ रहे हैं। और काफ़ी बार हमें भी ये लगता है कि बिल्कुल ये महिला शायद गलत कह रही है और ये जो आदमी है ये ठीक है। लेकिन ऐसे केसेस में सच्चाई ये है कि बिकॉज वी आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, हमारा काम ये है कि हम केसेस को पुलिस तक भेजें और उसके बाद पुलिस का काम होता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे और कोर्ट तक लेके जाए। समस्या ये हो रही है कि जो पूरा प्रक्रिया है ये इतना लंबा समय लगाती है कि काफ़ी बार वो मतलब इनजस्टिस होता है। कभी आदमी के साथ होता है, कभी औरत के साथ होता है। तो इसको सॉल्व करने का, ये जो गलत केसेस आते हैं इनको भी सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जो न्याय है वो तुरंत हो, तुरंत ही डिसीजन हो। वह कुछ मतलब चंद महीनों में डिसीजन हो तो कम से कम अगर आदमी भी गलत तरीके से फंसाए गए हैं तो ये ना हो कि वो अपनी ज़िंदगी भर वहीं पे फंसते रहते हैं और उसके बाद 7-8 साल के बाद पता चलता है कि उन्होंने तो रेप करा ही नहीं। तो ये दोनों ही तरीके से मेरे को लगता है, अगर स्विफ्टनेस एंड सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए कि जिसने भी गलत करा, अगर कोई महिला भी गलत करती है, कोई गलत झूठा केस करती है और इंटेंशनली झूठा केस करती है किसी को फंसाने के लिए, तो कानून है हमारे देश में, उसके ऊपर भी सज़ा होनी चाहिए।
तो लॉज में रिफॉर्म की ज़रूरत यहाँ पर कहीं ना कहीं महसूस मैं लॉज में तो मुझे बिल्कुल भी रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं लगती है। मुझे लगता है लॉज बहुत अच्छे हैं हमारे देश के कानून। अभी मैं अमेरिका गई थी तो वहाँ पे तो जो महिलाएं हैं उनको समान अधिकार ये उनके पेपर पे भी नहीं लिखा हुआ है। काफ़ी उनकी स्टेट्स हैं जहाँ पे कानून में भी ये नहीं है कि महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार मिले। हमारे तो संविधान में ये बातें लिखी गई हैं। तो हमारा संविधान और हमारे कानून बहुत अच्छे हैं। पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट लॉज वी हैव, लेकिन हमारा इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही बेकार है। हमारा सिस्टम, हमारी मशीनरी बिल्कुल बेकार है। अगर आपको मैं फैक्ट्स दूँ, दिल्ली पुलिस से हमने आंकड़े मांगे तो पता चला 2012 से लेकर 2014 के बीच में 31,446 क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर रिपोर्टेड। 31,446 क्राइम महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट हुए, जिनमें से सिर्फ 146 केसेस में सजाएं हुई हैं। तो सच्चाई ये है कि लोगों को डर नहीं लगता और वो डर हमारा सिस्टम पैदा ही नहीं कर पा रहा है। हर हाल में सजा हो और तुरंत सजा हो, तो देखिए कैसे क्राइम नहीं रुकेगा। और क्यों नहीं रुक रहा है ये, अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास, कितने कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स नहीं है, कोर्ट्स में कितनी कमी है, कितनी केसेस कितने सालों तक सुनवाई चलती रहती है। दूसरा आप देखें पुलिस की जो जांच है, पुलिस पूरे देश की पुलिस, वैसे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, पूरे देश की पुलिस आज तक डिजिटाइज नहीं हुई है। 10 साल से दिल्ली पुलिस में एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, पूरे देश की पुलिस में एक सॉफ्टवेयर बन रहा है कि जी पूरे देश की पुलिस को एक साथ डिजिटाइज करेंगे। 10 साल से ये सॉफ्टवेयर बन रहा है। मुझे समझ नहीं आता ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर बन रहा है। तुरंत सॉफ्टवेयर बनाइए, तुरंत डिजिटाइज कीजिए, जिससे कि पुलिस कमिश्नर को सुबह सुबह पता हो कि कौन सा एसएचओ काम करता है, कौन सा एसएचओ काम नहीं करता है। मतलब मशीनरी खराब है। तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कोई बात नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कोई काम नहीं करता। इसलिए सच्चाई ये है कि इसीलिए देश में इतना क्राइम है, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया। क्राइम की बात, अभी हमने डॉरी की बात करी, तो डॉरी के बाद रेप केसेस जैसे आपने बताया पर डे अभी भी 6 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। और निर्भया कांड के बाद बहुत सारी बातें की गई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे, बहुत सारे फंड्स रेज किए गए थे विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो लेकिन वो भी दावे सब खोखले ही नज़र आ रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, तो निर्भया कांड के बाद हम आम लड़कियों को ऐसा कुछ मन में फीलिंग जागी थी कि अब हम सेफ होंगे, अब कोई ना कोई रिफॉर्म ज़रूर लाया जाएगा, कोई ना कोई स्ट्रिक्ट लॉ ज़रूर लाया जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ निर्भया के केस में हम लोगों ने भी लाठी खाई है। आई वॉज देयर, हम सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसी मतलब लोग बाहर निकल कर आए थे जो मुझे नहीं लगता कि पहले कभी भी किसी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। वो लोग सड़क पे आते हैं, इतना बड़ा निर्भया का कांड होता है, उस तरीके से इतना गंदी तरीके से उसका मर्डर होता है, उसके साथ रेप किया जाता है, फिर भी कुछ नहीं बदलता। यहाँ तक कि उस समय पार्लियामेंट ने वहाँ के यूनियन होम मिनिस्टर को समन करा था और उनसे पूछा गया था कि आप क्या तरीका लगाएंगे कि दिल्ली में अब कोई रेप ना हो। उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी, एक स्पेशल टास्क फोर्स सेटअप करी थी, उसको हर महीने 2 बार मिलना था। 3 साल में वो सिर्फ 12 बार मिली, और जब हम लोग उसका पार्ट बने और हमने बार बार इश्यूज उठाए तो उस कमेटी को ही बंद कर दिया गया। फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा और अब जाके एलजी साहब के अंडर दिल्ली में एक स्पेशल टास्क फोर्स सेटअप हुई है जो कि महिलाओं के सेफ्टी के मुद्दे पे सेटअप हुई है। ये मुझे 1.5 साल में हाई कोर्ट जाकर ये रिलीफ मिला है। तो ये सच्चाई है कि बातें बहुत होती हैं पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होता है। ये रेप विक्टिम्स की बात हो रही है। रेप विक्टिम्स जब ऐसी घटनाएं होती हैं, चाहे वो जुवेनाइल्स के साथ हो, बच्चियों के साथ रेप की बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं, तो ऐसे में इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए डीसीडब्ल्यू क्या रोल प्ले करता है? जब भी कोई लड़की का रेप होता है तो मैं उससे मिलने जाती हूँ, हॉस्पिटल में भी मिलने जाती हूँ। अभी कुछ समय पहले 11 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली में रेप हुआ था और मैं हर बार हर लड़की से मिलने जाती हूँ। उस लड़की से जब मैं मिलने गई तो मेरी को उसकी माँ ने बोला कि आप इसकी शक्ल देख लो। मैं वहाँ से उठ के आ गई, मतलब मुझे इतना घबराहट हुई, मुझे लगा ये आंखें मुझे ज़िंदगी भर हॉन्ट करेंगी। तो ये सच्चाई है, बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है और सिस्टम, वो बिल्कुल सच बात है कि एक बार आपके साथ कुछ लोग आदमी रेप करते हैं, उसके बाद सिस्टम आपके साथ रेप करता है। तो दिल्ली महिला आयोग 2 तरीके की पहल कर रहा है। पहली बात तो हम हर लड़की के साथ जाके मिलकर आते हैं और उसको जो भी अस्पताल से जितनी भी उसको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम कराते हैं। हमने कोर्ट्स में लॉयर्स अपॉइंट कर रखे हैं। तुरंत जब भी इस तरीके का रेप होता है हमारी लॉयर
कॉम्पनसेशन के लिए कोर्ट में मूव करती है और काफ़ी बार लड़ लड़ के हमने 3-4 लाख रुपए इमीडिएट इंटरिम कॉम्पनसेशन हमने दिलवाया है। विक्टिम कॉम्पनसेशन भी हमने 1-1.5 साल की लड़ाई के बाद बढ़वाया है। अब अगर दिल्ली में रेप होता है तो 7 से 12 लाख रुपए तक का कॉम्पनसेशन मिल सकता है। और तीसरा, दिल्ली में कोई रेप विक्टिम्स और ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स के लिए कोई रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी नहीं है। तो हम इस मुद्दे को भी हाई कोर्ट में लेकर गए हैं और अभी हम लोग ड्राफ्ट पॉलिसी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि दिल्ली सरकार की मदद भी हो और एक ड्राफ्ट पॉलिसी सेटअप हो स्पेशली बच्चियों के लिए, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जो पूरी सोसाइटी होती है वो बोल बोल के उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देती है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, जटिल समस्या है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो काम किए जा रहे हैं लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए या रिहैबिलिटेशन के लिए, चाहे वो एसिड अटैक विक्टिम्स हो या फिर रेप विक्टिम्स हो। तो DCW उनके लिए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए किस तरह से काम कर रहा है, इसके बारे में और भी जानेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रखिए हमारे साथ। मुगलों की कहानी महाभारत की दास्तां है पुरानी, इतिहास की हर निशानी जहां, संस्कृतियों के संगम की छटा सुहानी यहां, तरक्की की जिसमें भरी है रवानी, वक्त के साथ कदम मिलाती दिल्ली, गौरव मेरा है मेरे देश की राजधानी, राजधानी के हर रंग माई सिटी के संग। वेलकम आफ्टर द ब्रेक फ्रेंड्स, फेस टू फेस देख रहे हैं आप और DCW के चेयरमैन स्वाति मालीवाल आज हमारे साथ इंटरव्यू में हैं और इनसे हम जान रहे थे कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली शहर में। 181 हेल्पलाइन की बात हुई थी, तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन कंप्लेंट्स पर एक्शन किया जाता है। स्वाति जी, 181 बताया था आपने कि दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन जारी की गई आपकी तरफ से, जो कंप्लेंट सीधा आपके पास आती हैं, किस तरह से इन कंप्लेंट्स पर एक्शन किया जाता है? जी, दिल्ली में कोई भी हमें 181 नंबर पे कॉल कर सकता है, बिल्कुल टोल फ्री नंबर है और उसके थ्रू हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं। दिन में 1500 से 2000 के करीब कॉल्स आते हैं। हमने अभी एक सिस्टम सेटअप करा है कि 22 गाड़ियां लॉन्च करी हैं और उसमें 66 काउंसलर राउंड द क्लॉक फंक्शन कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर किसी हेल्पलाइन पे फ़ोन आता भी था तो हम पुलिस को ही बोलते थे कि आप अपनी स्थिति सुधारिए, आप अपना काम सुधारिए, लेकिन अब हम ये नहीं करते। जैसे ही हमारे पास कॉल आता है और हम असर्टन करते हैं कि हाँ ये बहुत सीरियस कंप्लेंट है, तो तुरंत हमारी लेडी काउंसलर अपनी गाड़ी में उस लेडी के पास, जो विक्टिम है उसके पास पहुंचती है और उसके साथ फिर पुलिस स्टेशन भी जाती है, उसके साथ फिर अस्पताल भी जाती है। और जब हमारी काउंसलर और पूरी गाड़ी वहां पे पुलिस स्टेशन या अस्पतालों में पहुंचती है तो अपने आप काम होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। तो 181 पे कोई भी हमें फ़ोन कर सकता है। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ रीचिंग आउट टू द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन। तो ये सारे काम तो आप कर ही रही हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी की बात करें तो कंट्रोवर्सी भी आप पर बहुत सारे रही हैं, चाहे वो LG की तरफ से आरोप लगाए गए हों या फिर किसी और भी तरह की भर्ती में आप पे आरोप लगाए गए थे। और हाल ही में आप जब रेड लाइट एरिया में गई थी सर्वे करने अपना, तब भी आप पर कुछ संगीन आरोप लगाए गए थे। तो इस बारे में आप देखिए, दिल्ली महिला आयोग पहली बार काम कर रहा है। पहली बार 3500 नोटिसेस हमने इशू करे, पहली बार पुलिस कमिश्नर को समन करा और उनको कहा कि अरेस्ट वारंट्स इशू करेंगे पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अगर उन्होंने हमें डेटा नहीं दिया। फिर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का डेटा आया। पहली बार एक महिला आयोग है जो जहाँ पे क्राइम होता है वहीं पहुँच जाता है, सिर्फ 4 दीवारी में एयर कंडीशन रूम में नहीं बैठता। पहली बार एक महिला आयोग है जो रातों रात भर नारी निकेतन में सो रहा है। पहली बार एक महिला आयोग है जो बेगर होम में पहुंच जाता है। पहली बार एक महिला आयोग है जो आशा किरण जैसे होम्स में पूरी रात जाके रहता है, सोता है, जहाँ पे मंदबुद्धि महिलाओं को रखा जाता है और फिर ये बात एक्सपोज करता है कि 11 लोगों की वहाँ पे मौतें हुई हैं 2 महीने के अंदर। पहली बार एक ऐसा महिला आयोग है जो ट्रैफिकिंग के ऊपर, जो मानव तस्करी के ऊपर पूरा का पूरा नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। GB रोड पे हम लोग गए, वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले हमने एक 15 साल की बच्ची को रेस्क्यू करा है जो 9 साल से वहाँ पे थी और 6 साल तक उसके साथ हर दिन 30-30 आदमी सोए हैं और उसका इतना उसके साथ अत्याचार हुआ है। उस लड़की को हमने रेस्क्यू करा। वहाँ पे GB रोड पे कम से कम 5000 महिलाएं हैं जिनमें से मतलब मैक्सिमम लड़कियाँ कहीं ना कहीं से लाई गई हैं और बेची गई हैं और देश के गरीब से गरीब इलाकों से वो लड़कियां आती हैं। 30-30 बार एक दिन में उनको अलग अलग आदमियों के साथ सोना पड़ता है। ये दिल्ली के बीचों बीच हो रहा है, संसद से 3 किलोमीटर पे हो रहा है। तो पहली बार एक महिला आयोग है जो ये आवाज़ उठा रहा है।
तो जी अटैक तो होगा ही। हमने ये सोचा था कि इतना काम कर रहे हैं तो हमें सिस्टम कुछ शाबाशी देगा, शाबाशी हमें मिली है सिस्टम की, और मैं उसको अपनी तरफ अपने लिए मेडल की तरह मानती हूँ। 2 FIR मेरे ऊपर पिछले 1 साल के अंदर अंदर पूरे सिस्टम ने, पुलिस ने करी है। एक बार कहते हैं कि मैंने रेप विक्टिम का नाम रिवील कर दिया, मैंने तो नाम ही नहीं रिवील करा। 14 साल की लड़की, 12 दिन तक उसके साथ रेप हुआ, उसको बंद कमरे में उसको रेप करा गया, सिर्फ पानी दिया गया, खाना तक नहीं दिया गया, आखिरी दिन में उसको तेजाब पिला दिया गया। उसके बाद वो लड़की तिल तिल करके मरी है। उसको हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए भेजा, पुलिस को नोटिस इशू करा कि अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा। 22 दिन हो गए थे, पुलिस ने अगले दिन हमारे प्रेशर में अरेस्ट करा और अगले दिन लड़की मर गई, और उसके बाद हमारे ऊपर ही एक FIR कर दी कि हमने नाम रिवील करा। मैंने तो नाम ही नहीं रिवील करा। इसी तरीके से हमारे ऊपर एक के बाद एक केसेस किए जा रहे हैं। आज मैं बेल पे बाहर हूँ, सच्चाई ये है। मैं हर महीने कोर्ट में जाकर मेरी पेशी होती है, मैं बेल पे बाहर होती हूँ, तो मुझे इन सब से डर नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। एक्टिविस्ट हूँ, 10 साल से एक्टिविज्म कर रही हूँ। इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के ये मैंने काम करना शुरू करा है। 30,000 की मेरी सैलरी है दिल्ली महिला आयोग में। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। जेल में डालोगे ना, जेल में भी महिलाएँ हैं, वहाँ पर भी जाके काम करेंगे, और वहाँ पर से जब बाहर आएंगे तो सरकार को एक ऐसी रिपोर्ट देंगे कि जेल में रिफॉर्मेशन होगा। तो डराने का दिल्ली महिला, इनको ये लगता है कि ये केस कर देंगे हम डर जाएंगे, तो दिल्ली महिला आयोग डरने वालों में से है नहीं। जब तक हूँ इस सीट पे लड़ती रहूँगी। जी बिल्कुल। अब दिल्ली महिला आयोग का चेहरा बदल चुका है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें जब महिला आयोग की चेयरमैन खुद कहती हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी, आम लड़कियों को भी हौसला मिलता है कि हमें भी शायद अब डरने की ज़रूरत नहीं है। शेल्टर होम्स की बात हम कर रहे थे, तो शेल्टर होम्स से जो बच्चियों को आप रेस्क्यू करके लाते हैं उनको किस जगह से रखा जाता है, आगे उनकी लाइफ में किस तरह से आप DCW योगदान देते हैं? जी, ये एक बहुत ही जटिल समस्या है और इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमने कुछ तो काम करा है। अगर एक लड़की को GB रोड से आप रेस्क्यू करते हो, या कहीं पे कोई रेप विक्टिम है जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो सरकारी होम्स होते हैं, यहाँ पे इनको रखा जाता है, जिनका नाम होता है शेल्टर होम्स। नारी निकेतन भी ऐसा ही होम है, बच्चियों के होम है, आशा किरण ऐसा होम है। और यहाँ पे जब दिल्ली महिला आयोग अंदर घुसा तो ऐसा लगा जैसे 60 साल में 70 साल में पहली बार कोई आज़ादी के बाद कोई इन घरों में घुसा है। और ऐसी हालात थी उनमें, पूरी रात हम लोग वहाँ पे सोए हैं। जब हम नारी निकेतन में गए तो पूरी रात वहाँ पे हम लोगों ने स्पेंड किया, सारी महिलाओं से हमने डिस्कशंस करे। उसके बाद 5 पेजेस की रिपोर्ट बनाई जिसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, और उन्होंने 5 अफसरों को उस बेसिस पे सस्पेंड किया। तो हम रेगुलर विजिट्स कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। रेगुलर विजिट्स से कुछ चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन बहुत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये महिलाएँ कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं। ये महिलाएँ ऐसी महिलाएँ हैं जो इस देश की सबसे पीड़ित महिलाएँ हैं। सोचो, आप GB रोड से निकाल के किसी लड़की को शेल्टर होम में रख देते हो, और जब हम जाते हैं वो हमारे से गले लिपट के रोने लग जाती है और कहती है कि भैया मुझे तो GB रोड ही भेज दो, तो वहाँ की क्या स्थिति होती होगी। तो उसको बदलने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर दिल्ली महिला आयोग बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से काम कर रहा है। और उसका पूरा टेन्योर 1 साल बचता है। मुझे ये पता है कि इस 1 साल में कुछ हो ना हो, ये शेल्टर होम्स तो मैं ज़रूर बदल के रहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है अमानवीय तरीके से चलाए जा रहे हैं। इनको ठीक करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, हमें भी यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में सुधार आए, जो ऐसी बेसहारा महिलाएं हैं, आगे उनकी लाइफ जो है थोड़ी इजी हो जाए, और उसमें आपका योगदान है, ये आपने पूरी जनता को बताया। आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगी दिल्ली की जनता को और महिलाओं को? जी, ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली महिला आयोग की लड़ाई नहीं है, ये स्वाति मालीवाल जय हिंद की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब आप सड़क पे निकलते हो, या आपकी बहन निकलती है, या आपका घर का कोई परिवार का कोई भी निकलती, कोई भी औरत निकलती है, तो एक धुक होती है। वो धुक बंद करने की ये लड़ाई है। तो ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली महिला आयोग आपस में अपने आप लड़ रहा है कि हमने पुलिस को 3500 नोटिस दे दिए। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये मेरी भी लड़ाई है, ये आपकी भी लड़ाई है, और इस लड़ाई में योगदान देना पड़ेगा। तो आपको दिल्ली महिला आयोग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। सच्चाई ये है कि आज भी हमारे दिमाग में बेटा और बेटी में फ़र्क है। जिस दिन वो बेटा और बेटी में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा ना, जिस दिन बेटे को भी हम कहेंगे कि बेटा जाके प्रेस करके आओ ये कपड़े, और बेटा जाके खाना बनाओ, और बेटा जाके कपड़े धो, उस दिन बहुत बदलाव आएगा। और वो जो घर से बदलाव है ना, वो पूरे देश में एक बदलाव का रूप लेगा, एक आंधी की तरह ये बदलाव आएगा। तो जब तक तो मैं आप लोगों से सबसे ये बोलना चाहूँगी, सच्चाई ये है कि हम हमेशा अपनी बेटी पे फोकस करते हैं। बेटा रात में मत जाना, बेटा तुम ये मत करना, ये मत करो, ये ऐसे मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बैठो।
जिस दिन आप बेटियों को छोड़ के बेटों पे फोकस करने लगेंगे ना और बेटों से बात करने लगेंगे, मुझे लगता है कि अपने आप इस तरीके की चीज़ें बदलेंगी। बेटों से इस तरीके के टॉपिक्स पे बात करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो एक अच्छा अच्छे नागरिक बने और महिलाओं को एक बिल्कुल समानता का दर्जा देने की वो कोशिश करें, पहल करें। बिल्कुल, इनिशिएट हमें भी लेना पड़ेगा, सोसाइटी को भी लेना पड़ेगा, मेंटालिटी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाकर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो सेफ महसूस करेंगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तो फेस टू फेस में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।